गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एग्जामट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने उन लोगों ने 4 लेक्चर कर लिए थे, जिसके अंदर टॉपिक कवर किए थे हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपाउंड, ऑक्सीडेशन स्टेट, आईयूपीएसी नेमिंग और आइसोमेरिज्म। एक आइसोमेरिज्म रहता है अपना, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसको आज कवर करेंगे। और इन्हीं 4 टॉपिक्स की हम लोग लेकर आए हैं पीवाईक्यू सीरीज फर्स्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर आईआईटी मेन और नीट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने जो शेड्यूल चलता आ रहा है उसकी तरह रिमेनिंग टॉपिक को कवर करते हैं, उसके बाद करते हैं पीवाईक्यू सीरीज फर्स्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बड़े ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं हम आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस करिए। आपको जो नेक्स्ट पेपर आप लोग दोगे उसमें भी हूबहू पैटर्न आपको क्वेश्चंस का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस टॉपिक की जो अपना टॉपिक पेंडिंग रहता था, और टॉपिक का नेम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो हम लोग पढ़ ही रहे थे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर 2 तरह के आइसोमेरिज्म पढ़े थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोगों ने पढ़ लिया था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर भी और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर भी। आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओ आई किस चीज को डिनोट कर रहा है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहाँ होंगे, इसकी क्या कंडीशन है वो देखना है हमें कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहाँ होंगे। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमें एक चीज देखनी है और उस चीज का नेम है बेटा प्लेन ऑफ सिमिट्री। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे पीओएस से, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। और प्लेन ऑफ सिमिट्री जहां पर प्रेजेंट होगी वहां पर आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखेगा, यानी कि जहां पर भी प्लेन ऑफ सिमिट्री है वहां पर ओ आई नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। अब ये प्लेन ऑफ सिमिट्री क्या है ये देखो बेटा, हमने कुछ लेटर्स उठा लेते हैं हम लोग अल्फाबेट के, ये हो गया, ओ हो गया बेटा। इनके अंदर से अगर हम कोई लाइन पास करते हैं तो इनको इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी कि ये प्लेन ऑफ सिमिट्री है। आगे बात समझ में? या फिर दूसरा तरीका इसको समझने का, ये आपके पास लेटर और आपने यहां मिरर लगा दिया, ये आपको ऐसा दिखेगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एज इट इज फिट हो रहे हैं तो उनको बोला जाता है सुपर इम्पोजेबल इमेज। क्या बोला जाता है उनको? सुपर इम्पोजेबल इमेज। आ रही बातें समझ में? ठीक है, तो हमें 2 ही चीजें देखनी है ओ आई के लिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। इनैंसियोमर पेयर देखना है कि बनेंगे या नहीं बनेंगे। इनैंसियोमर पेयर कब बनते हैं? जब जो इमेज हो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, यानी कि इसकी इमेज इसके ऊपर रखने पर एक दूसरे को कवर ना करे, दैट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। और दूसरा फैक्टर चेक करेंगे हम लोग, प्लेन ऑफ सिमिट्री है या नहीं है। एग्जांपल से समझिए, MAA2B2, ए यहाँ पर क्या है? बाइडेंडेंट लिगेंड है। ए किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो दोनों एटम है डोनर वो दोनों के दोनों सेम है। फॉर एग्जांपल इथाइलिन डाइअमाइन ले लेते हैं हम लोग, हमने इसकी ट्रांसिस फॉर्म ये बनाई है, ट्रांसफॉर्म ये बनाई है। ठीक, अब इसके ये मिरर लगा दिया, मिरर में इसकी इमेज को देखा तो जो इस साइड पार्ट है वो इस साइड दिखेगा बेटा, जो इस साइड है वो इस साइड दिखेगा। ठीक है, जब इस इमेज को इस इमेज के ऊपर रख के देखेंगे तो ये एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे, तो कौन सी इमेज हुई है? नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। आगे बात समझ में?
और इनैंसियोमर की डेफिनेशन ही क्या है? इनैंसियोमर की डेफिनेशन होती बेटा सेम फॉर्मूला बट नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज, यानी कि एक को दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो आपकी उसको कवर नहीं करेगी, दैट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट है, यानी कि अगर इसको दो पार्ट में कट करोगे तो सेम तरीके से कट नहीं हो रहा। तो जिसके अंदर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगी, या दूसरी बात जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, वो आपके क्या होंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब इस वाले तो अपने क्या होंगे बेटा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, बट ट्रांस वाले नहीं करेंगे। ये ट्रांस की फॉर्म है ना। ट्रांस में क्या होता है? जो सेम लिगेंड होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जब इसकी इमेज यहां देखी तो इसमें और इसमें कोई फर्क ही नजर नहीं आ रहा, यानी कि इसके अंदर क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। बातें समझ में आ रही? यहां तक दो ही बातें पड़ी हैं, इनैंसियोमर पेयर और प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को देखने के दो ही तरीके हैं बेटा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। अगर जो इनैंसियोमर है नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज है तो जो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वरना नहीं है। इसको इसके ऊपर रखकर देखेंगे, बिल्कुल इसको कवर कर लेगी, यानी कि सुपर इम्पोज हो गए एक दूसरे के ऊपर। ठीक है। तो आपके ये क्या है? ये आपके इनैंसियोमर नहीं है। इनैंसियोमर क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। यहां तक आपको कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट देखिए बेटा, MAA3 टाइप का कंपाउंड ले लिया। ये कंपाउंड पहले है, मिरर इमेज के बाद ये है। इसको अगर इसके ऊपर उठाकर रखेंगे तो आपके ये इसको सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, यानी कि ये कैसी इमेज है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर नहीं है, तो इसके अंदर क्या होगा बेटा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 100% होगा। अब इसी के ऊपर बेस कुछ ये अपने एग्जांपल्स है, ये करके देखते हैं क्या रिजल्ट रहेगा क्या नहीं रहेगा। प्लैटिनम NH3 2Cl NO2 बताना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा, और ज्योमेट्रिकल होगा या फिर नहीं होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए ये देख लो कि जो ये कंपाउंड इसकी ज्योमेट्री कैसी है। अगर टेट्राहेड्रल का केस है तो टेट्राहेड्रल का केस का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस का मतलब क्या है कि 4 लिगेंड होने चाहिए, तो 2 3 और 4 लिगेंड होंगे बेटा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो टेट्राहेड्रल बने, टेट्राहेड्रल, या फिर वो क्या बने? स्क्वायर प्लेनर। अब जो स्क्वायर प्लेनर होते हैं ना, इनके अंदर होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, और जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होते। बातें समझ में आ गई? टेट्राहेड्रल आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होंगे। तो सिर्फ हमें ये पता लगाना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कि स्क्वायर प्लेनर है या फिर टेट्राहेड्रल, आइसोमेरिज्म का पता लग जाएगा। अब प्लैटिनम बेटा, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लैटिनम की आ रही +2। जिसने अब तक के लेक्चर नहीं देखे हो लेक्चर देख लेना, बाद में ये वाला लेक्चर समझ में आएगा उसको। ठीक है। निकालिए कैसे?
एक्स मान ली, अमाइन के ऊपर चार्ज 0, Cl के ऊपर माइनस का 1, NO2 नेगेटिव इज इक्वल टू 0, तो एक्स के ऊपर चार्ज कितना आ गया, 2 आ गया। प्लेटिनम के ऊपर +2 चार्ज जहां भी दिखे और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो वो हमेशा बेटा स्केयर प्लेनर होगा, स्केयर प्लेनर। आगे बात समझ में? तो इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होंगे, ज्योमेट्रिकल होंगे। ज्योमेट्रिकल में कौन सा ही टाइप बन गई, ये ज्योमेट्रिकल में टाइप बन गई MA2BC। और इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताए थे, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताए थे हमने 3। आ रही बातें समझ में? ऐसे ही ये है कॉपर 2, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होंगे क्योंकि ये इस टाइप का है। सारे एलिमेंट सेम हो गए इसमें, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होंगे। समझ में आ रही बातें? नेक्स्ट देखो, ये एग्जांपल अपने सामने कोबाल्ट H2O2 OX2 नेगेटिव, बताना है कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और ऑप्टिकल कितने हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए इसको कंपेयर करो, MA2 और ऑक्सोलेटो में सेम आपके एटम्स होते हैं, तो ये क्या बन गया, BB2 कर लो इसको, अगर इसको A का नाम दे दिया तो इसके अंदर जितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं अपने ट्रिक से उतने ज्योमेट्रिकल हो जाएंगे बेटा। अब इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में 2 बनेंगे, सिस और ट्रांस, यानी कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 बनेंगे, एक तो बनेगा सिस और एक क्या बनेगा, ट्रांस। ऑप्टिकल में बताना है सिस और ट्रांस में से कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 बन गए बेटा, सिस और ट्रांस। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिस और ट्रांस में से कौन शो करेगा ये बताना है। तो सिस वाला तो आपका क्या करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ट्रांस वाला नहीं करता, क्योंकि ट्रांस वाले में क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती, ठीक है। और सिस में क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज होती है, इसमें होती है सुपर इम्पोजेबल इमेज। आ रही बातें समझ में? ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने कि बताना है कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। ऑप्टिकल के लिए 2 ही कंडीशन होती बेटा, 2 कंडीशन कौन सी, या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लो या उसकी इमेज देख लो कि सुपर इम्पोजिबल बन रही है या फिर नॉन सुपर इम्पोजिबल। अब ये सीधी ट्रिक है, जैसे ज्योमेट्रिकल की बताई थी वैसे ही ये ट्रिक है और बहुत ही काम आने वाली बेटा। अगर आपका कॉम्प्लेक्स इस टाइप का है A4B2, यानी कि सारे के सारे लिगेंड वो मोनोडेंडेंट है और मोनोडेंडेंट में 4 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं, तो उस केस में कोई भी आपका इनएंसियोमर पेयर नहीं बनेगा। मोनोडेंडेंट के केस में सिर्फ 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे और स्टीरियो था क्या, ज्योमेट्रिकल का और ऑप्टिकल का सम। इसको अपन ब्रैकेट में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी लिख सकते हो, इनएंसियोमर पेयर। तो टोटल स्टीरियो कितने हो गए, 2। स्टीरियो क्या है, सम ऑफ OI प्लस GI। A4BC ये 0 होंगे, ये 2 होंगे। A3B3 इनएंसियोमर नहीं होंगे, ज्योमेट्रिकल होंगे। यहां से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, A3B3 से कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे, 2। और कौन कौन से बनते हैं, फेसियल और मेरिडोनल। आगे देखो बेटा, A3B2C 3 बनेंगे, ये भी 3 बनेंगे, ये 0 बनेंगे। A3BCD ये 1 बनेगा इनएंसियोमर पेयर, ये 4, तो टोटल हो गए 5।
A2B2C2 एक बनेगा 5 और एक 6, ये 2 बनेंगे, ये 6 8। इस तरह ये तुम्हारी मोनोडेंडेंट की ट्रिक है बेटा, ये सारी इस टेबल। यहां पर देखो, यहां पर आगे आपके बाइडेंडेंट लिगेंड। बाइडेंडेंट लिगेंड दोनों टाइप के हैं, सिमिट्रिकल भी है और अनसिमिट्रिकल भी है। अगर आपके ये जो ट्रिक है ये ओनली एंड ओनली फॉर ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, एक इनैंसियोमर बनेगा, 2 जीआई बनेंगे। A2B2 एक इनैंसियोमर, 2 जीआई। AB3 आपके 2 तो इनैंसियोमर बनेंगे, 2 जीआई बनेंगे। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है भाई, बातें आई समझ में इतनी? ठीक है। MA3 का और केस देखा था हमने, इसके अंदर भी आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेटा बन रहे थे। इस ट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे भाई। आगे देखो, खाली खाली करते हैं हम लोग शुरुआत आज की पीवाईक्यू सीरीज की। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पीवाईक्यू सीरीज फर्स्ट। पहला ही क्वेश्चन है, दिस सेट विच डज नॉट हैव, नोट पूछा बेटा, एम्बीडेंडेंट लिगेंड, यानी कि ऐसे कौन से कंपाउंड है जिनके पास एम्बीडेंडेंट लिगेंड नहीं है। तो एम्बीडेंडेंट लिगेंड क्या थे? मोनोडेंडेंट थे, मोनोडेंटेट, बट 2 डिफरेंट डोनर एटम। और ये पूछा कि इसमें नहीं है, तो इसमें तो है बेटा NCS रहा, इसमें NO2 नेगेटिव रहा, इसमें भी NO2 नेगेटिव है, इसमें कोई नहीं भाई, ये भी बाय है, ये भी बाय है, ये मोनो है, बट एम्बीडेंडेंट कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन कौन से थे एम्बीडेंडेंट लिगेंड? NO2 नेगेटिव, SCN नेगेटिव, CN नेगेटिव, इनमें से कौन सा भी दिखे दैट इज मोनो, ये आपके एम्बीडेंडेंट। नेक्स्ट देखिए, which of the following complex has a possibility to exist as meridional isomer? अभी बताया था मेरिडोनल की। मेरिडोनल आइसोमर कौन से आइसोमेरिज्म का टाइप है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसका टाइप है भाई? स्टीरियो का। आगे बातें समझ में, कई बार तो इतना बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेता। मेरिडोनल अभी बताया था A3B3 और दोनों के दोनों मोनो, इसलिए तो बाइडेंडेंट आ गया। ये दो दे रखे नहीं, A3B3 A3B3 की कंडीशन है बेटा मेरिडोनल, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दी IUPAC नेम बताना है इस कंपाउंड का। चारों के चारों लेक्चर के ऊपर बेस ये पीवाईक्यू सीरीज है अपनी, करो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। पोटेशियम सबके अंदर है, उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ लिगेंड 3 है, ट्राई लिखोगे या ट्रिस लिखोगे? लिगेंड का नेम देखो क्या है, ऑक्सोलेटो, कोई इसमें बाई डाई ट्राई नहीं आ रहा, तो ट्राई लिखेंगे। इसके अंदर भी ट्रिस है, इसके अंदर भी ट्रिस है, 2 ऑप्शन तो गए। पोटेशियम ट्राई ऑक्सोलेटो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट क्यों लिखा भाई? देखो ध्यान से, पोटेशियम ट्राई ऑक्सोलेटो कोबाल्ट। अब आगे देखो, काउंटर आयन प्रेजेंट है आगे, मतलब काउंटर आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो इस मेटल के नेम के आगे क्या लगेगा? 8।
तो कोबाल्टिक TATE और लगेगा, और भाई ऑक्सीडेशन स्टेट सब में ही 3 है तो 3 ही आएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो गया। देखो इसमें और इसमें फंसते तुम लोग। तो पता होना चाहिए कि जो कंपाउंड गिवन है उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है, पॉजिटिव है या फिर न्यूट्रल है। अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो मेटल के पीछे 8 वर्ड लगा दो, अगर पॉजिटिव और न्यूट्रल है तो एज इट इज मेटल का नेम लिख दो, कोई भी आपको 8 वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है उस केस में। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ डबल सोल्ट। डबल सोल्ट के एग्जांपल कौन से हैं भाई, ये देखना। ये डबल सोल्ट होता है क्या, पहले तो यही देख लो। डबल सोल्ट आपका एक मिक्सचर होता है सोल्ट का, जिसको जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो अपने आयंस के अंदर ब्रेक डाउन होता है, जिससे वो मिलके बना होता है। ठीक है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, जिसको हम लोग वाटर के अंदर डिजोल्व करें तो वो अपने जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है उसको एज इट इज रखते हैं। यही डिफरेंस है दोनों में मेन। तो और जो इस डबल सोल्ट है इसके 2 एग्जांपल बड़े ही फेमस है। एक तो हम साल्ट जिसका फॉर्मूला है FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O, ये तो है मोहर सोल्ट का फॉर्मूला। यानी कि जब हम इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो ये अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। FeSO4 NH4 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। ठीक। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल ये अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेंगे, इनका क्या होता है भाई, ये अपनी जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसको वाटर के अंदर डालेंगे तो ये उसके अंदर आयंस के अंदर ब्रेक डाउन नहीं होते। ठीक है। तो ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आपका, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे है, इसको ढंग से लिखोगे ना, FeCN6 और ये बनेगा, बाहर आएगा K4। ठीक है। तो ये भी कोऑर्डिनेशन है, ये भी कोऑर्डिनेशन है। तो A और C ये है बेटा पोटास अलम, पोटास अलम, जिसको हम लोग फिटकरी भी बोल देते हैं। ठीक है। किसी को नजर वगैरह लग जाती है ना तो अपने घरों में टोटका किया जाता है फिटकरी वाला। ठीक है। जिसकी नजर होती है उसके जैसी शक्ल बन जाती है फिर उस फिटकरी की। तो सारी चीजें अपनी अपनी जगह है। यानी कि अपने क्या काम का है, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल जो है ये किसके हैं, डबल सोल्ट के एग्जाम्पल है। प्रॉपर्टी क्या है इनकी, जब इनको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो उन्हीं आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं जिससे वो मिलके बने होते हैं। लेकिन जो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसको जब हम लोग वाटर में डालते हैं तो ये स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज रहती है, ये कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होती। बस जो काउंटर आयन होते हैं ना, जो आगे और पीछे लगे होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं करेगा। आ रही बातें समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो भाई। इंडिकेट दी कॉम्प्लेक्स आयन विच डू नॉट शो एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक तो नोट बड़ा ही खतरनाक वर्ड होता है भाई, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा कंपाउंड शो नहीं करेगा, ये तो बन गया MA4B2, बिल्कुल करेगा भाई। ये क्या बन गया MA3B3, ये तो मैरीडोनल वाला ही केस हो गया, बिल्कुल करेगा। MCl2En2 बिल्कुल करेगा भाई। CN5NC ये नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछा, ये नहीं करेगा भाई। क्यों, क्योंकि ये केस बन गया MA5B वाला केस बन गया। ठीक है। और वैसे भी एम्बिडेनेट दे रखा है तो ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, ये स्ट्रक्चरल तो हो सकता है इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। कौन सा कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो जब स्टेबिलिटी देखी जाती है कॉम्प्लेक्स की तो इसमें तो लिगेंड वाला फैक्टर ही काम कर जाएगा अपना, जिसके अंदर लिगेंड जो बाइडेंडेंट होते हैं आपके, या फिर ऐसे लिगेंड जो रिंग फॉर्मेशन करे
उस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, चिलेशन। और उन लिगेंड्स को क्या बोला था जो रिंग फॉर्मेशन कर रहे थे, चिलेटिंग लिगेंड। यानी कि जिसके अंदर जितने ज्यादा चिलेटिंग लिगेंड होंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो इसके अंदर एक जो इन है ना अपना, ये चिलेटिंग लिगेंड है। चिलेटिंग लिगेंड कैसे, ये मान लो मेटल हो गई, इन क्या था NH2 CH2 CH2 NH2, दोनों नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ा होगा मेटल से, तो ये रिंग फॉर्मेशन हो गई। ये इस कंपाउंड को ज्यादा स्टेबिलिटी देती है। अब इसमें तो एक है, इसके अंदर ये दो है, इसके अंदर है ही नहीं, इसके अंदर तीन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, ना तो ये ना ये ना ये, जिसके अंदर सबसे ज्यादा आपकी रिंग चिलेटिंग प्रोसेस होगी उसके अंदर वही ज्यादा आपका क्या होगा बेटा, स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो फेशियल एंड मेरिडोनल आइसोमेरिज्म। फेस और मर किसकी शॉर्ट फॉर्म बताई थी, फेशियल और मेरिडोनल। ये तो क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हो गया भाई, फिर देखो इसमें भी 3 बार रिपीट हो रहा है। 3 लिगेंड और तीनों के तीनों कंस्टेंट, नहीं नहीं ये भी नहीं भाई, 3 और 3, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो गया ना, इसे नेक्स्ट देखो, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट एंड एल्यूमिनियम। कोऑर्डिनेशन नंबर बताना, कोबाल्ट का बताना है, एल्यूमिनियम का बताना है, ठीक है। और ये इथाइलिन 1,2 डाइमाइन है, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लिगेंड ने मेटल को कितनी साउंड से सराउंड, मतलब कितनी साइड से सराउंड कर रखा है, ठीक है। तो ये आपका बाइडेंडेंट है, मतलब 2 साइड से करेगा, तो 2 है तो 4 और 1 5 हो गया अभी इसका तो। और इसमें दोनों ये तीनों के तीनों बाइडेंडेंट है, तो 3 दूनी 6, 5 और 6, 5 और 6, 5 और 6, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ थैलियम TH इन कंपाउंड। इस कंपाउंड के अंदर थैलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मेटल को कितनी साइड से सराउंड कर रखा लिगेंड ने, पता होना चाहिए लिगेंड मोनोडेंडेंट है, बाय है या फिर कैसे है। तो ऑक्सोलेटो बाइडेंडेंट है, यानी 2 साइड से मेटल को सराउंड करता है। एक 2 साइड से करेगा तो 4 कितनी साइड से करेंगे, 8 साइड से। H2O मोनो है, एक H2O एक साइड से, तो 2 साइड से, तो कितना हो गया 8 + 2 10 हो गए बेटा, ठीक है। 10 10 10 ये रहा 10। नेक्स्ट देखिए, which of the following is an example of homoleptic complex? होमो मीन सेम, लिप्टिक मीन लिगेंड। ऐसे ऑप्शंस देख लो जिसमें सारे के सारे लिगेंड कैसे हो, सेम हो, ठीक है। इसमें है भाई सेम, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच एग्जिस्ट बिटवीन दिस एंड दिस। इन दोनों के अंदर कौन सा आइसोमेरिज्म है, एग्जांपल दे रखा, आइसोमेरिज्म पूछा, ठीक है। तो SCN और यहां पर भी SCN है, तो इनके बीच में कौन सा आइसोमेरिज्म होगा बेटा, एम्बिडेंट लिगेंड है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IUPAC नोमेनक्लेचर नेम बताना है इस कंपाउंड का क्या है, और यहां पर आएगा बाहर Cl2। तो इसका नेम क्या बेटा, एक्वा। इसका नेम क्या है, AMMINE, अमाइन, बड़े ध्यान से लिखना है। ये डाई अमाइन है, ये टेट्रा एक्वा, पहले कौन आता है, क्यों से पहले एम आएगा, तो अमाइन वाले पहले आएंगे, डाई अमाइन, टेट्रा एक्वा ऑप्शन गलत। डाई अमाइन दोनों में दे रखा है, स्पेलिंग ये गलत है भाई, AMINE दे रखा है, इसमें है AMMINE, तो ऑप्शन नंबर ये हो गया। पूरा क्वेश्चन ही सोल्व करने की जरूरत नहीं है, उससे पहले आंसर आ गया। डाई अमाइन टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये न्यूट्रल ही है 2, और बाहर
Cl है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड। बिल्कुल सही बात है भाई, आपका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बतानी है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट एसिटिक एसिड की क्या स्ट्रक्चर है। बड़े ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इथाइलिन डाइअमाइन कैसा आपका लिगेंड है, हेक्साडेंडेट लिगेंड है। सबसे पहली बात तो यही है, आपने पूछा तो फिर कभी पूछ लेगा, हेक्साडेंडेट लिगेंड। इसकी स्ट्रक्चर बतानी है, डाइअमाइन 2 नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड तो है ही नहीं। एसिटिक एसिड, इसमें तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, ऑप्शन गलत। इसमें ये भी गलत भाई, तो ये जो आंसर है ना अपना ये सही है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। आपका जो सी आंसर है वो सही आंसर है। आगे देखिए, आयोनाइजेशन आइसोमर बताना है, इसका क्या होगा। क्या कंडीशन थी आयोनाइजेशन आइसोमर की, कि जो काउंटर आयन है वो अलग अलग होंगे। अगर काउंटर आयन अलग अलग होंगे तो आपके अलग अलग आयन्स प्रोड्यूस होंगे, उसी को हमने क्या बोला था, आयोनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, तो एक बार Cl बाहर है तो दूसरी बार कौन बाहर होगा, NO2। ठीक है, तो ये एक ही ऑप्शन में है, ये आपका आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। नेक्स्ट IUPAC नेम बताना है, क्या आएगा। 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ गए तो ये कौन से आइसोमेरिज्म का एग्जांपल हुआ, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है इससे। दूसरा क्वेश्चन, एक का नाम कैटायन होगा, एक का एनायन होगा, यानी कि एक में तो निकल मिलेगा मेटल का नेम, एक में निकलेट मिलेगा, तो दोनों में निकल दे रखा है, ऑप्शन गलत। निकल निकल, ऑप्शन गलत। निकल निकलेट, ठीक है भाई, इसमें निकल और निकलेट, इसमें तो ठीक दे रखे। ठीक है, दोनों के अंदर, लेकिन इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अलग अलग दे दी। ठीक है, नहीं भाई सेम आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। आपका जो सी आंसर है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज नो डी इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी के अंदर भी डी इलेक्ट्रॉन ना हो, ऐसा कौन सा आपका एग्जांपल है। तो देखिए, इसके अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे आ रही है कोबाल्ट 3+, इसके अंदर निकालोगे क्रोमियम 3+। पता तो होगा कैसे आई है, एक्स मान ली, दोनों के दोनों न्यूट्रल है तो जितना चार्ज उतनी है। इसके अंदर आयरन की एक्स मान लो, एक Cn के ऊपर -1 तो 6 के ऊपर -6, -3 के बराबर दे रखा है, यहाँ पर भी 3 आ गई, यानी कि Fe3+। इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, मैग्नीज की मान लो x, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, 4 के ऊपर -8 इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 7 आ गई, यानी कि मैग्नीज के ऊपर 7+ चार्ज। अब कोबाल्ट 3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d6। क्रोमियम 3+ की क्या होगी, 3d3। Fe3+ की क्या होगी, 3d5। मैग्नीज 7+, सातों के सातों इलेक्ट्रॉन चले गए तो 3d0। और यही पूछा है कि किस ऐसी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अंदर एक भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो कौन है बेटा, ये वाला कंपाउंड है, क्योंकि मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करता है, जब बी के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। ठीक है, चलो मैं इसकी ट्रिक बता देती हूँ, मैंने एकदम से कैसे लिखे 3d6, 3d3, 3d7। ये अपनी ट्रिक है 3D सीरीज की। 3D सीरीज की क्या ट्रिक है, देखो ध्यान से, सबने अपनी अपनी ट्रिकों से याद कर रखे बेटा, हमने तो ऐसे कर रखे हैं, सरकार तेरे वादे करोड़ों में फिर खुश नहीं क्यों जनता। ठीक है, वैसे तो ये बात सही भी है भाई। देखो
सरकार तेरे वादे करोड़ों में फिर खुश नहीं क्यों, जनता जवाब मांगे जनता। ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें लिखनी है तो इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है, इसकी अगर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये तो s के अंदर लिख दो 4s2, और जो ये इलेक्ट्रॉन है ये d के अंदर लिख दो 3d1। इसकी क्या बन जाएगी 4s2 3d2, इसकी 4s2 3d3, 4s2 3d4। एक बार जनरल लिख लो, एक्सेप्शन वगैरह बाद में देखेंगे। 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s2 3d9, 4s2 3d10। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा। ठीक है, इसमें जो ये दो आपके एक्सेप्शन आते हैं कौन कौन से, एक तो ये क्रोमियम और एक ये कूपर, यानी कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबिलिटी की वजह से हो जाती है। 4s1 3d5 ये तो बन जाता हाफ फील्ड, और ये क्या बन जाता है 4s1 3d10 फुल्ली फील्ड। आ गई बात समझ में। अब अगर तुम्हें कोई मेटल 2+ की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे, मेटल 2+ की ऑक्सीडेशन स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे, तो s के अंदर से दोनों इलेक्ट्रॉन को गायब कर दो, स्कैंडियम की क्या आ जाएगी 3d1, यानी कि d के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन उनको गायब कर दो। और आसान तरीका बताऊं, स्कैंडियम 21 पे आता है तो 2 को हटा दो 1 लिख दो बस 3d1। अगर 2+ पूछा है तो गलती मत कर देना, 3+ के लिए एक और कम हो जाएगा। टाइटेनियम क्या बन गया 3d2, वेनेडियम 3d3, क्रोमियम 3d4, यहां कोई फर्क नहीं आएगा 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9 और 3d10। ये 2+ के लिए है। अगर 3+ की निकालनी हो, सुंदर सुंदर लिखो रे, क्या खिचड़ी पकाते हो जी आप। ये क्या होगी 3d0, 3d1, 3d2, एक एक कम कर दो बस इनमें से 3d4, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8 और 3d9। आगे बातें समझ में, ये आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगी, आगे वीबीटी करेंगे तब। इतना टाइम नहीं होगा कि हम 1s2 2s2 से स्टार्ट करें। बस मैग्नीज 2+ में आ गया तो फटाफट से लिखना पड़ेगा 3d5, अगर आयरन +3 में है तो डायरेक्ट लिखना पड़ेगा 3d5। ये 3d सीरीज के लिए। ठीक है, और मोस्टली 98% तक एग्जाम्पल यहीं से बन जाते हैं, तो याद कर लोगे सभी। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। आगे देखो बेटा, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमेरिज्म, पॉसिबल आइसोमेरिज्म बताने हैं कितने होंगे। प्लेटिनम NH3 4Cl2Br2 इज, पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म बताने हैं कितने होंगे। तो आइसोमेरिज्म में तो बेटा स्ट्रक्चरल भी आ गए। ठीक है, स्ट्रक्चरल में एक बार बाहर Br2 है तो एक बार Cl2 भी भेज सकते हैं, तो आयोनाइजेशन हो गया, आयोनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद Ma4B2, ये ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा। आगे बात समझ में, Ma4B2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है,
ये दो टाइप के आइसोमेरिज्म शो करेगा। एम्बिडेंट नहीं कर सकता, कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकता, सोलवेट आइसोमेरिज्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये दो टाइप के आइसोमेरिज्म शो करेगा इसके अंदर। आगे देखो, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन साइट, कोऑर्डिनेशन साइट बतानी है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट में। दोबारा से क्वेश्चन फिर से आ गया आपका। कोऑर्डिनेशन साइट का मतलब है कि मेटल को कितनी साइड से सराउंड करता है, तो 6 साइड से करता है बेटा। तो कितना आंसर आ गया, 6 आ गया। नेक्स्ट देखो, टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बताने हैं जो डायरेक्टली बॉन्डेड है मेटल से इस कंपाउंड के अंदर। तो इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लो, कॉपर H2O 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये बनता बेटा, एक SO4 बाहर और एक H2O बाहर, ये इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो मेटल के साथ डायरेक्टली कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, 4। आगे देखो, द नंबर ऑफ एम्बीडेंटेड, एम्बीडेंटेड लिगेंड बताने हैं रिप्रेजेंटेटिव मेटल, इसके अंदर कितने एम्बीडेंट लिगेंड है। तो कौन होते हैं एम्बीडेंट लिगेंड, जिसके पास डिफरेंट साइट होती है मेटल के साथ अटैच करने, ये होते हैं मोनोडेंडेंटिटी। तो एसटीएन है भाई, और एसटीएन कितने हैं, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने टाइम की वीडियो हो गई, वीडियो हो गई भाई 42 मिनट की। दिया यूपीएससी नेम बताना है, इसका क्या यूपीएससी नेम है, ठीक है। तो बिल्कुल ही आसान है, कोई आपका है तो नहीं। काउंटर आयन, नंबर ऑफ लिगेंड कितने, 6। तो हेक्सा, अमाइन, कोबाल्ट, पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर क्योंकि काउंटर आयन पीछे है। कितना आएगा, इसका x मान लिया, इसका 0 ही हो गया, एक Cl के ऊपर -1, 0 x की वैल्यू आ गई 3, और बाहर क्या आ जाएगा, क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉम्प्लेक्स विच कैन एग्जिबिट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय दिस, यानी कि इस कंपाउंड के जो आइसोमेरिज्म ये रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे आइसोमेरिज्म और कौन सा कंपाउंड इनमें से रिप्रेजेंट कर सकता है। और ये क्वेश्चन है एडवांस 2023 का, ठीक है। तो जो प्लेटिनम NH3Br2 है, ये प्लेटिनम यहां पर +2 में आ गया, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर अगर ज्योमेट्री है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ऑप्शन एलिमिनेट करने के तरीके हैं ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करके। तो एसटीएन ये तो एम्बिडेंट करता है, उसमें कोई एम्बिडेंट लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, तो ये नहीं हो सकता भाई, ठीक है। आगे ZnNH3 जो जिंक के कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर ये बनाते हैं टेट्राहेड्रल कंपाउंड, और टेट्राहेड्रल कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी नहीं होती, और इसलिए उनके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं, इसके अंदर है, तो ऑप्शन गया ये भी। आगे बात समझ में, ऑप्शन बचे NH3 की ट्वाइस Cl4 A2B4, ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ज्योमेट्रिकल तो करेगा भाई ये, क्योंकि ज्योमेट्रिकल टेट्राहेड्रल नहीं करते, कौन करते हैं, स्क्वायर प्लेनर, तो ये भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, En2H2SO4, ये भी आपका ऑक्टेहेड्रल कंपाउंड और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसके दो आंसर सही है आपके, C एंड D। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद इतने ही क्वेश्चन है क्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रैक्टिस सेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रैक्टिस सेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो आते होंगे। अगर आपने वीडियोस को ढंग से देखा, नहीं भी आते तो कोई बात नहीं, अब आ गए होंगे। हम लोगों ने
थोड़ा सा और कंसाइज कर देते हैं कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। आइसोमेरिज्म का टॉपिक थोड़ा सा आपके लिए वो होगा, कंफ्यूजिंग होगा। आइसोमेरिज्म में कुछ नहीं करना, एक तो स्ट्रक्चरल है बेटा और दूसरा है स्टीरियो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल के फिर से 4 टाइप पढ़े थे, स्टीरियो के भी 2 पढ़े थे, जीआई और ओआई, ठीक है। अब जीआई के अंदर भी 2 चीजों से पढ़े थे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर भी पढ़े थे स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल जीआई शो नहीं करते, स्क्वायर प्लेनर करते हैं, ठीक है, क्योंकि जीआई के अंदर सेम लेगेंड के बीच में एंगल डिफरेंट होना चाहिए, टेट्राहेड्रल में सारे के सारे एंगल सेम होते हैं। कोऑर्डिनेशन 6 की भी हमने वो ट्रिक बताई थी, उससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे आ गया क्या, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल के अंदर हमें ये देखना है कि जो इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है या नहीं, पहली बात तो। दूसरी बात क्या देख सकते हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। और ये होती किसके अंदर है, जो स्क्वायर प्लेनर है उनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। तो इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले कंपाउंड यानी कि स्क्वायर प्लेनर तो ओआई शो नहीं करते और टेट्राहेड्रल वाले जीआई शो नहीं कर सकते, बस यही बात है। और क्या है, प्लैटिनम के कंपाउंड 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर +2 स्टेट में हमेशा स्क्वायर प्लेनर शो करेंगे। जिंक वाले कंपाउंड +4 कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर हमेशा टेट्राहेड्रल शो करेंगे। तो टेट्राहेड्रल वाले ओआई शो करेंगे, स्क्वायर प्लेनर वाले ओआई शो नहीं करेंगे, ठीक है, यही क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म पूछ सकता है, जैसे कि क्वेश्चन हमने किए भी थे, कितने होंगे, तो टोटल पूछ लिए तो सारे ही टोटल काउंट करने हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल के हो चाहे वो स्टीरियो के हो। स्ट्रक्चरल के कौन कौन से पढ़े थे, आयोनाइजेशन पढ़ा था, डिफरेंट आयन होने चाहिए काउंटर आयन के अंदर और बाहर, और लिंकेज पढ़ा, एम्बिडेंट लिंकेज होने चाहिए। कोऑर्डिनेशन पढ़ा, आज ही दोबारा से रिवाइज हो गया, 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होने चाहिए। उसके बाद हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म पढ़ा, जिसमें वाटर जो है वो आपका लिगेंड और काउंटर आयन उसके डिफरेंट डिफरेंट नंबर होंगे, ठीक है। टोटल आइसोमेरिज्म पूछे तो पूरे आइसोमेरिज्म के ऊपर नजर घुमानी पड़ेगी कि कौन कौन से शो करते कौन कौन से नहीं करते। दूसरा, सिर्फ स्ट्रक्चरल भी पूछ सकता है कि जो कंपाउंड है कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करता है। तीसरा ये भी पूछ सकता है कि बताइए कितने स्टीरियो करता है, तो स्टीरियो में किसका सम करोगे, जीआई और ओआई का। ओआई मीन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जीआई मीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझ में आ रही है बात, ठीक है। कुछ तो स्पेशली केस होते हैं, सिस वाले जो मतलब सिस और ट्रांस बनते हैं जीआई में, वो सिस वाले तो ऑप्टिकल शो करते हैं बट ट्रांस वाले नहीं करते, क्योंकि ट्रांस के अंदर क्या जाती है, पीओएस। आगे बात समझ में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।